हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल पर। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको टारगेट करते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हमारा तीसरा सेशन है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी ये सेशन देखें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, वीडियो पॉज़ कर लें, उसके बाद में आंसर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। वरुण द शेफ डैश अप ए डिलीशियस मील इन जस्ट 30 मिनट्स। वरुण की बात हो रही है, जो कि एक शेफ है, रसोइया है। कह रहा है डैश अप ए डिलीशियस मील इन जस्ट 30 मिनट्स। उसने 30 मिनट के अंदर अंदर एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। हम लोग इसको टेस्टी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखिए, हिट का तो मतलब होता है किसी को मारना। केप्ट का मतलब होता है रखा हुआ, पास्ट के अंदर है। कीप का मतलब रखना होता है। होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो इसके लिए अपन बोल रहे पकड़ा था बोल सकते हैं। विप का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी करना, टू डू समथिंग क्विकली। किसी चीज को तेजी से करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा कि वरुण नाम का जो शेफ है, उसने बहुत ही जल्दी से 30 मिनट के अंदर अंदर स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है शी ऑलवेज डू हर वर्क इन टाइम। वह हमेशा अपना काम समय में कर लेती है या टाइम के पहले कर लेती है। इन टाइम ये जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिफोर टाइम। इसका मीनिंग आप ध्यान रखिए, आपको जरूर जो है हेल्प करेगा ये। अब यहां पर ऑलवेज पे ध्यान दीजिए। ऑलवेज जो है ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी पोजीशन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद हों, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ होती है? दोनों के बीच में होती है। सेकंड, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब से पहले होती है। किसी सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब नजर आता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है? मेन वर्ब के आगे होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर ये आपका डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। डू प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा। शी ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम, कि वह हमेशा जो है अपना काम टाइम से कर लेती है। अगला देखिए, थर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड। हमें वो स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है जो गलत लिखी हुई है। कह रहा है दी एटमॉस्फियर एट द कॉन्सर्ट वॉज इलेक्ट्रिक, कि जो वातावरण था कॉन्सर्ट के अंदर, वो काफी जबरदस्त था। इलेक्ट्रिक का मतलब एकदम फुल ऑफ एनर्जी। इट वॉज लाइवली, वी कैन से एनर्जेटिक। काफी ज्यादा लाइवली था, एनर्जेटिक था। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखिए, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एटमॉस्फियर, वातावरण, ये भी ठीक है। वॉस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। कॉन्सर्ट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। CONCERT
CERT होता है। क्या स्पेलिंग होती है? CONCERT। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है? संगीत समारोह। कॉन्सर्ट हम लोग किसको बोलते हैं? संगीत समारोह को क्या बोला जाता है? कॉन्सर्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्पॉट द एरर। हमें वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। पहला कह रहा है द सॉल्यूशन वाज अप्लाइड सो इफेक्टिव दैट इट रिजॉल्व द इशू इमीडिएटली। कह रहा है कि जो हल था उसको इतने बेहतरीन, इतने प्रभावी तरीके से लागू किया गया था कि जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, वो तुरंत हल हो गई थी। अब यहां ध्यान दीजिए, द सॉल्यूशन वाज अप्लाइड सो। अब सो जो है ये बेसिकली क्या है? तो सो जो है ये क्या है? एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकती है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकती है, और एक एडवर्ब किसी दूसरे वर्ब की भी विशेषता बता सकती है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर कह रहा है कि सॉल्यूशन को अप्लाई किया गया था प्रभावी तरीके से। तो यहां पर अप्लाई जो वर्ब है उसके लिए हमने एडवर्ब लगाना था, और उस एडवर्ब के लिए दूसरा एडवर्ब कौन लगा हुआ है? सो। क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, बट हमें यहाँ अप्लाई वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, उसके लिए दूसरा एडवर्ब सो लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव लगाने से काम नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ इफेक्टिव की जगह, एडजेक्टिव जो है उसकी जगह एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफेक्टिवली। क्या लिखना पड़ेगा? इफेक्टिवली हमें लिखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जो है उसको बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया गया था और उससे प्रॉब्लम जो है वो तुरंत हल हो गई थी। तो पहले ही सेंटेंस में एरर है तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ हो। कह रहे दे परफॉर्म द टास्क सरप्राइजिंगली वेल डिस्पाइट द चैलेंजेस। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने टास्क जो है परफॉर्म किया सरप्राइजिंगली। अब ये यहाँ पे वर्ब सरप्राइज, परफॉर्म वर्ब के लिए एडवर्ब लगा हुआ है सरप्राइजिंगली। कह रहा है कि उन्होंने टास्क जो है वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, डिस्पाइट द चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद। शी हैड स्कार्सली बिगन हर स्पीच व्हेन द माइक्रोफोन फेल्ड। कह रहा है उसने मुश्किल से ही अपना भाषण शुरू किया था, तभी जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, वो फेल कर गया था, काम करना बंद कर गया था। तो यहाँ पर एक चीज समझने लायक ये है, स्कार्सली जो है इसका पेयर बनता है किसके साथ? वैन के साथ। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ही स्पोक सॉफ्टली इनफ टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। कह रहा है कि उसने पर्याप्त कम आवाज में बात करी ताकि जो बच्चा है वो क्या नहीं हो जाए, जग न जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, एरर हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। कह रहा है द पुलिस थॉट दैट द थेफ्ट वाज डेलिब्रेट बट इट वाज डैश। कह रहा है पुलिस का ऐसा मानना था या पुलिस का ऐसा सोचना था कि जो चोरी थी, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी और थीफ का मतलब होता है चोर। ध्यान रखना अभी, थीफ का मतलब तो क्या होता है? चोर, और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। तो पुलिस का ऐसा मानना था कि चोरी जो थी वो डेलिब्रेट थी। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। कोई ऐसा काम जो जानबूझकर किया जाए उसको डेलिब्रेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डेलिब्रेट बोला जाता है। पुलिस का ऐसा मानना था कि जो चोरी है वो जानबूझकर की गई थी, लेकिन वो क्या थी? तो हमें यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है डेलिब्रेट, इसका एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। तो जानबूझकर का अपोजिट क्या होगा? कि भी बिना जाने बूझे अपने आप से कोई अचानक से कोई चीज हो जाए। एक्सपेक्ट जो वर्ब है, एक्सपेक्ट, इसका मतलब तो होता है उम्मीद। एक्सपेक्टेड पास्ट में मतलब उम्मीद की थी, इस तरीके से मीनिंग जाएगा। प्रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज की तैयारी करना। प्रिपेयर का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज की तैयारी करना। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। प्लान का मतलब क्या होता है?
योजना बनाना, पास्ट है तो प्लान दिया हुआ है, और अनइंटेंशनल मतलब गैर इरादतन मतलब कोई ऐसी चीज जो बिना किसी इरादे की गई है, उसको हम लोग बोलते हैं अनइंटेंशनल। तो हमारा डेलिब्रेट का एंटोनिम बिल्कुल कौन हो जाएगा? अनइंटेंशनल हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपने को सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए क्या है? अजीब। माइल्ड जो वर्ब है इसका मतलब होता है हल्का। ऑड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो विचित्र है या अलग है। तो डेफिनेटली ऑड जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंज का सिनोनिम है। स्टेबल का मतलब होता है स्थाई। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थाई। फिक्स बोल सकते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? स्टैटिक हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है सेफ। सेफ का मतलब क्या है? सुरक्षित। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन हमें सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। कह रहा है द विंटेज बैग वॉज मेड ऑफ कोर्स ब्लैक लेदर। द विंटेज बैग, विंटेज मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत प्राचीन समय से संबंधित है, लेकिन अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है, उसको विंटेज बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो विंटेज बैग है वॉज मेड ऑफ, वो बना हुआ था कोर्स ब्लैक लेदर। कैसे काले चमड़े का? कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। कोर्स का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। तो जो बैग था वो खुरदुरे काले चमड़े का बना हुआ था। अब हमें ये जो वर्ड है कोर्स, इसका क्या बताना है? सिनोनिम। कोर्स का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट जो वर्ड है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है कॉन्साइज। हिंदी में हम लोग बोल देंगे संक्षिप्त। हिंदी में क्या बोल देंगे? संक्षिप्त। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, सेफ। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रफ। किसका सिनोनिम है ये? कोर्स का सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है शी इज द वन डैश वॉन द अवार्ड, कि वो है जिसने अवार्ड जीता था। अब यहाँ ब्लैंक में हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। ये जो वन यहाँ पर हमारा है, ये बेसिकली यहाँ पर एंटीसीडेंट की तरह काम कर रहा है। जो भी नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें शी, जो कि एक लिविंग पर्सन है, उसको रिलेट करना है। शी क्या है? लिविंग पर्सन है, सजीव है, तो उसको हमें यहाँ रिलेट करना है। जो विच है इसको मेनली हम लोग नॉन लिविंग और एनिमल के लिए यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। हुज जो है ये रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके से पजेसिव केस है। किसका पजेसिव केस है? हु का पजेसिव केस है। ठीक है। जैसे आपने कहा शी इज रमा हुज मदर इज ए डॉक्टर, कि वो रमा है जिसकी माता जी क्या है? डॉक्टर। रिलेट करने के लिए, रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पर शी इज द वन डैश। अब ये वोन जो है ये क्या है? वर्ब। तो वर्ब है तो हमें यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, जो इस शी प्रोनाउन को यहाँ पर रिप्लेस करे या रिप्रेजेंट करे। हुम जो है ये लिविंग के लिए तो आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं? हु का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सेंटेंस होगा शी इज द वन हु वॉन द अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंटोनिम, विलोम शब्द हमें बताना है। वर्ड है एसोटेरिक। देखिए एसोटेरिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा
सीक्रेट है, या हम लोग बोल सकते हैं रहस्यमयी है, तो मिस्टीरियस हम लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है, या अपन बोल सकते हैं समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जो समझने के हिसाब से बहुत मुश्किल हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसोटेरिक। तो क्रिप्टिक की अगर बात करें, आर्केन की बात करें, एब्स्ट्यूज की बात करें, तो ये सारे जो हैं सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इन सब का अर्थ यही होता है, कोई ऐसी चीज जो रहस्यमयी है, कैसी है, रहस्यमयी है, या हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उसको हम लोग जो है एसोटेरिक बोलते हैं। तो अपोजिट बताना है तो कॉमन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन मतलब कोई ऐसी चीज जो सामान्य है, नॉर्मल है, जिसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है शी डिसाइडेड टू गो ऑन ए डैश वेकेशन, कि उसने निर्णय लिया था डैश वेकेशन पे जाने का। कैसा वेकेशन, ट्रॉपिक। अब ये तो आप जानते हैं भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे रिलेटेड है, वो काल्पनिक जो रेखा होती है, कर्क रेखा, उससे संबंधित है। नोटोरियस का मतलब होता है बदमाश, कैसा व्यक्ति जो बदमाशी करता है या गलत कामों के कारण फेमस है, उसको हम लोग नोटोरियस बोलते हैं। एक्सपेंडेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको अपन खींच कर बड़ा कर सके, एक्सपेंड कर सके, खींच कर बड़ा कर सके, कोई ऐसी चीज जिसको खींच कर बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंडेबल बोलते हैं, एडजेक्टिव है। रिक्रिएशनल मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको रिलैक्स कर दे, किसी चीज को इंजॉय करना। तो वेकेशन अक्सर हम लोग रिलैक्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए करते हैं। तो फोर्थ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शी डिसाइडेड टू गो ऑन ए रिक्रिएशनल वेकेशन। कैसे वेकेशन पे जाने का डिसीजन दिया, रिक्रिएशनल, जिस पर जाके जो है उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। अगला देखिए, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसके अंदर जो सही स्पेलिंग है उसको पकड़ना है। कह रहा है द नेक्स्ट जनरेशन हैज बिकम वेल ट्रेवल्ड, टेक सेवी एंड हार्ड वर्किंग। कह रहा है जो अगली पीढ़ी आ रही है वो वेल ट्रेवल्ड मतलब ऐसी पीढ़ी है जिसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, बहुत ज़्यादा नई नई जगह एक्सप्लोर करी है, देखी है। टेक सेवी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती भी है। तो टेक सेवी, वेल ट्रेवल्ड, टेक सेवी और हार्ड वर्किंग। अब हमें चेक करना है कि टेक सेवी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो भी टेक सेवी में स्पेलिंग जो है SAVVY, ये स्पेलिंग बनती है। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ईडियम है, मुहावरा है, बाइड वंस टाइम। इसका मतलब होता है धैर्य से अपने अवसर की प्रतीक्षा करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना, दैट इज नोन एज बिड वंस टाइम। थर्ड बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है स्पॉट एरर। हमें वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। कह रहा है वी आर हार्डली एवर लेट फॉर आवर वर्क। कह रहा है कि हम लोग मुश्किल से ही कभी अपने काम के लिए लेट होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कभी भी काम के लिए लेट नहीं होते हैं। तो ये ठीक है। कह रहा है दे आर यूजुअली लेट फॉर वर्क। कह रहा है वे अक्सर जो है अपने काम के लिए लेट हो जाते हैं, तो ये भी ठीक है। महेश एंड मुकेश आर ऑलवेज लेट फॉर वर्क। महेश और मुकेश जो है हमेशा काम के लिए लेट रहते हैं, ये भी ठीक दिया हुआ है। चांदनी इज लेट ऑफन फॉर वर्क। अब देखो यहाँ गलती है, इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेट जो है ये आपका मेन वर्ब है। तो ये ऑफन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको पिछले जो दो सेट हमने सॉल्व किए उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद हो
तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑफन की पोजीशन में गड़बड़ है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में आएगा। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा चांदनी इज ऑफन लेट फॉर वर्क। चांदनी जो है अक्सर काम के लिए लेट हो जाती है। तो हमें यही बोला था कि कहाँ गलती है। फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा द प्रोजेक्ट मैनेजर्स डैश अप्रोच एंश्योर्ड दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज मेटिकुलसली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। कह रहा है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका जो अप्रोच है वो ये चीज आश्वस्त कर रहा था कि जो प्रोजेक्ट है उसका हर पहलू बहुत ही गहराई से प्लान किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसकी कैसी अप्रोच थी, डैश अप्रोच। देखिए लेक्स जो वर्ड है इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही से संबंधित है, केयरलेसनेस। तो लापरवाही वाली अप्रोच से आप प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, तो ये तो नहीं आंसर हो सकता। नेग्लिजेंट का भी मतलब क्या होता है, लापरवाह, केयरलेस। तो केयरलेस अप्रोच से आप कैसे प्लान करोगे प्रॉपर, तो ये भी गड़बड़ है। इरेटिक का मतलब होता है मनमौजी, अपने धुन में रहने वाला, जिसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। इनडिसिप्लिन, तो ये भी नहीं हो सकता। मेथोडिकल का मतलब होता है वेल प्लान, जिस पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई हो, सोच विचार किया गया हो। तो ऐसी ही अप्रोच से जो है आपका प्रोजेक्ट हर एस्पेक्ट से आप इंश्योर हो सकते हैं कि सही है। तो सबसे ठीक यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर की कैसी अप्रोच थी, मेथोडिकल अप्रोच थी, वेल प्लान्ड अप्रोच थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एंटोनिम बताना है विलोम शब्द अबेट का। दोस्तों अबेट का मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, किसी चीज में क्या करना, कमी करना, रिड्यूस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये तो सिनोनिम हो गया। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। तो हमसे एंटोनिम पूछा है तो डेफिनेटली इंटेंसिफाई हमारा आंसर हो जाएगा, किसी चीज को बढ़ाना। सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को पहुंचाना। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को खाना या ग्रहण करना। तो यहाँ सेकंड ठीक है। अब हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम एग्जाम देते हैं जीडी का तो उसमें एक क्लोज टेस्ट हमसे पूछा ही जाता है। तो जो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट हमने प्रैक्टिस किए थे वहां पर भी एक क्लोज टेस्ट था। अब एक और क्लोज टेस्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका है, पूरा पढ़ेंगे उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्लोज टेस्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज डैश प्रॉपर एटिकेट। डिजिटल एज का मतलब है कि आजकल जैसे सब लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। तो ये जो डिजिटल युग है इसके अंदर प्रभावी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान। तो प्रभावी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है प्रॉपर एटिकेट होनी चाहिए। एटिकेट का मतलब होता है मैनर्स। तो आपके पास प्रभावी कम्युनिकेशन के तौर तरीके होने चाहिए, तभी आप इस एज में सरवाइव कर सकते हैं। रेस्पॉन्डिंग डैश टू ईमेल्स एंड मैसेजेस इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अगर आपके पास ईमेल आया है या कोई मैसेज आया है, उसका जवाब देना प्रोफेशनलिज्म का एक साइन माना जाता है। अगर आपके पास कोई मैसेज आया है, कॉल आया है, ईमेल आया है, उसका रेस्पॉन्स करना, उस पर जवाब देना, ये एक प्रोफेशनलिज्म का पार्ट माना जाता है। हाउएवर बीइंग डैश ऑफ द टोन यूज्ड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन जवाब देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपने जवाब दिया है तो आपकी टोन कैसी है, आपका लहजा कैसा है, आपने कैसे शब्दों का उपयोग किया है,
ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज इजीली इन रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, जब अपन फेस टू फेस होते हैं, वन ऑन वन बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो हम लोग बोलना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर शब्दों का हेर-फेर होता है, तो अपन थोड़ा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पर केवल शब्दों को लिखकर ही सामने वाले को हम लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपकी टोन जो है बहुत सही होनी चाहिए, शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बैलेंसिंग डैश एंड कर्टसी एंश्योर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। कि जब भी आप बातचीत करें तो आपका लहजा यानी टोन और आपकी कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर। तो एक तो आपकी टोन, और जब आप लिख रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, और ये चीज़ होने से ही आपका जो इंटरेक्शन है वो अर्थपूर्ण होगा। डैश पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्फेयर्स। और अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, उसमें टोन भी ठीक है, कर्टसी भी है, पोलाइटनेस भी है, तो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों रिश्ते हमेशा फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। ये हमारा यहाँ पर क्लोज टेस्ट है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन को लेकर ये हमारा यहाँ क्लोज टेस्ट है। पहला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज डैश इज नेचुरल, रिक्वायर्स, इज फिटिंग। अब देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिजिटल एज में नेचुरल है, अपने आप से आता है? नहीं। अगर अपने आप से होता तो फिर हम लोग कर्टसी, टोन, इन सब की बातें क्यों करते? तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कैसा है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। रिक्वायर जो है ये तो प्लूरल है, तो रिक्वायर्स यहाँ हो जाएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है रिक्वायर्स प्रॉपर एटिकेट, उसके अंदर सही तौर तरीके जरूरी है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर फिट का कोई मीनिंग नहीं था, इररिलेवेंट ये आपको बिल्कुल यहाँ दिया हुआ। अगला देखिए, सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रेस्पॉन्डिंग डैश टू ईमेल्स, रेस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, तुरंत। हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे। और केयरलेसली मतलब लापरवाही से। तो भाई आप रेस्पॉन्ड करोगे लापरवाही से तो उससे थोड़ी प्रोफेशनलिज्म दर्शाया जाएगा। धीरे अगर रिप्लाई करोगे, भाई आपको आज मेल किया है और आप 4 दिन बाद उसको आंसर कर रहे हो, तो फिर वो तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो ग्रेजुअली भी नहीं। रेस्पॉन्डिंग हरी टू ईमेल्स, फिर रेस्पॉन्ड क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? एडवर्ब। अब जो हरी है, ये तो खुद वर्ब या नाउन की तरह काम करता है, तो प्रॉम्प्टली एडवर्ब यहाँ बिल्कुल ठीक होगा कि रेस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली, कि तुरंत आप रेस्पॉन्ड करें ईमेल्स पे, मैसेजेस पे, तो ये प्रोफेशनलिज्म का एक साइन है। अगला देखिए, हाउ एवर बींग डैश ऑफ द टोन यूज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हालांकि टोन का भी अपना महत्व है, तो हाउ एवर बींग माइंडफुल, माइंडफुल मतलब किसी चीज को लेकर के सावधानी बरतना, टू बी केयरफुल अबाउट समथिंग। इनडिस्क्रीट वॉच हेडलेस, हेडलेस का मतलब होता है लापरवाही बरतना, केयरलेस होना। तो अगर आप केयरलेस होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, ये तो इरेलीवेंट हो जाएगा। वॉच का मतलब देखना, तो यहाँ पर वॉच भी बिल्कुल इरेलीवेंट है। इनडिस्क्रीट का भी मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल होना या लहजा ठीक नहीं होना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आपको प्रॉम्प्ट तो होना ही है, तुरंत जवाब तो देना ही है, साथ साथ माइंडफुल होना है टोन को लेकर। अपनी टोन को लेकर आपको केयरफुल रहना है कि किस तरीके की भाषा शैली का आप उपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां, कैन अराइज इजीली इन रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखित में जो है बहुत होती हैं। बैलेंसिंग डैश एंड डैश, कर्टसी के साथ कौन सा वर्ड यहाँ ठीक होगा? ब्राइटनेस,
ब्राइटनेस का तो मतलब होता है चमक, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शार्पनेस, शार्पनेस का मतलब होता है तीखापन, या बुद्धि को लेकर देखें तो बुद्धिमता। क्लैरिटी, स्पष्टता, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि क्लैरिटी एंड कर्टसी, कि एक तो जो आपकी भाषा है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपने लिखा है उसको लेकर सामने वाला कंफ्यूज ना हो जाए, उसको आपका मैसेज क्लियर मिल जाए। तो एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए और कर्टसी होनी चाहिए, बिहेवियर में जो है आपकी जो टोन है उसमें पोलाइटनेस शो करनी चाहिए। तो बैलेंसिंग क्लैरिटी एंड कर्टसी, विजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का दिखना, तो यहाँ ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग क्लैरिटी एंड कर्टसी, स्पष्टता और सभ्यता एंश्योर्स, आश्वस्त करता है कि आपका जो इंटरेक्शन है वो मीनिंगफुल है, डैश पॉजिटिव रिलेशनशिप, और उससे सकारात्मक संबंध फलते फूलते हैं। सप्रेसिंग, सप्रेस का मतलब तो होता है दबाना, तो अगर आपका कर्टसी है, क्लैरिटी है, तो अच्छे रिलेशन या पॉजिटिविटी दबेगी थोड़ी, वो तो खुल के आएगी आगे। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है किसी से फाइट करना, झगड़ा करना, तो इरिलेवेंट है यहाँ पर। इम्पीडिंग, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए बाधा या ऑब्स्टेकल, तो ये भी बिल्कुल इरेलेवेंट है। फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज का फलना फूलना, किसी चीज का डेवलप होना, या किसी चीज का प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्लैरिटी है और कर्टसी है, तो ये आपको जो हेल्दी रिलेशनशिप्स है प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर डेवलप करने में मदद करेगा। तो ये बनेगा फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, तो वो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप्स है उनको और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक और सेशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आपको अच्छे से समझ में आई है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार जो वीडियोस आप तक आ रहे हैं वो आप तक भली भांति पहुंच जाए। खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मिलेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।